तो हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जल्दी से कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। जैसा कि आपको पता ही है कि साइंस और कंप्यूटर से संबंधित टेस्ट सीरीज जो यहाँ चल रही है, उसी क्रम में आज चौथी वीडियो आपके सामने फिर से आ चुकी है। इस चौथी वीडियो में 26 सवाल हैं। ठीक है, 26 सवालों को आपको क्या करना है, नोट डाउन करते चलने हैं ये सभी सवालों को, और इनके जवाब भी आपको देते चलना है। देखिए, लास्ट में कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें ये भी बताएंगे कि आपकी कितने सवाल सही हुए हैं, कितने सवाल आपने गलत किए हैं। ठीक है, 3 वीडियोस इससे पहले मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर कोई अभ्यर्थी उन वीडियोस को देखने का इच्छुक है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके इन वीडियोस को वो देख सकता है। ठीक है, बार बार आपको मैं बताता हूं कि आयोग की किसी भी परीक्षा में साइंस और कंप्यूटर अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। देखिए, कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में 15 नंबर आने, आपके 15 नंबर कम नहीं होते हैं। तो जिस बच्चे ने 15 नंबर में से 12-13 कर लिए तो निश्चित ही वो मेरिट में आने का हकदार रहेगा। ठीक है, साइंस साइड वाले बच्चों के लिए तो खैर ये चीज़ें आसान रहेंगी, लेकिन आर्ट साइड वाले बच्चे के लिए थोड़ा सा ये चीज़ कठिन हो जाती है। उसको लगता है कि क्या साइंस, लेकिन कुछ नहीं करना, आपको बस इन्हीं वीडियोस को देखना है। डेली एक वीडियो आपके पास आएगी 5 से 8 बजे के बीच में। उस वीडियो को आप देख लो, उसके सारे सवाल आप नोट कर लो कॉपी में, और उनको याद करते रहिए आप, है ना। और एग्ज़ाम में जाने से 2 दिन पहले आप उनको देख लीजिए, निश्चित ही आपका सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इस वीडियो में हम आज जो है 26 सवाल, उनमें पहले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं जल्दी से, वरना हमारा समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। इसका कारण क्या है? कारण आर यह है कि बर्फ एक दुर्बल चालक है। अब ये सही है या गलत है, एक का दूसरे पर निर्भर करता है या नहीं करता, तो सही उत्तर का चयन आपको कूट से करना है। देखिए, ऑप्शन आपके सामने है 4, 1, 2, 3, 4। जल्दी से इन ऑप्शन को पढ़िए, 5 से 10 सेकंड का समय लीजिए और अपना आंसर मारिए जल्दी से। तो दोस्तों, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका सही जवाब आपको बता देते हैं। इसका ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। दोनों ए और आर सही हैं, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। यानी अगर मैं बात करूं कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर में बर्फ जमा होने से रेफ्रिजरेटर में शीतलन प्रभावित होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है। और इसका कारण क्या है? कारण यह है कि क्योंकि बर्फ ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, एक दुर्बल चालक होता है बर्फ, ऊष्मा का कुचालक होता है। तो जाहिर सी बात है, जब ऊष्मा का कुचालक होता है तो रेफ्रिजरेटर में जिस स्पीड से रेफ्रिजरेटर को अपने अंदर के वातावरण को ठंडा करना है, तो वो नहीं कर पाता है उसको। ठीक है, चलिए आगे दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण, ये दो रस नहीं है, दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, सभी बच्चों ने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा अवरक्त। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टता देख सकता है, लेंस का नाभ्यंतर अधिक होता है, निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए, कौन सा गलत होगा। सवाल भी आपको एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है। इसने ये पूछा है कि कौन सा एक सही नहीं है, ऐसा ना हो पढ़ लो कि आपकी कौन सा एक सही है। ठीक है, सही नहीं है पूछा उसने, तो इसमें सही नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि अवतल लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को, जिसको दूरदृष्टि दोष होता है, वो उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करता है। ध्यान रखना, उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेगा वो बंदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है, वह कौन सा ग्रह है? चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, मंगल। ग्रह या उपग्रह, ठीक है, या पिंड या तारा, किसके वायुमंडल में उपस्थित है मीथेन? तो मीथेन दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से मंगल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 5वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन बंध, बंध तो नहीं है, बम है, बम, निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 5वें का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक जुड़ करके, यानी 1H1 प्लस 1H2 जुड़ करके क्या करते हैं, ये एक संयुक्त भारी नाभिक बना देते हैं। जैसे हम बोल देते हैं इसको 2He4। ठीक है, 2He4 बना देंगे, तो क्या होता है कि इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। इसी अभिक्रिया को हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें मतलब कुछ
एनर्जी भी मुक्त होगी जब इस तरह का प्रोसीजर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। जल्दी से मिलान कीजिए, मैं छोटा कर देता हूं स्क्रीन को। जल्दी से मिलान कीजिए, आपको इसका सही जवाब देना है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही कूट का चयन करते हुए आपको उत्तर का जवाब देना है। एक तरफ दे रखा आपको प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ और दूसरा उसमें उपस्थित तत्व कौन सा हो सकता है। ठीक है, हीरा, संगमरमर, रेत, रूबी, कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन। जल्दी से दीजिए जवाब, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें। तो देखिए दोस्तों, चलिए इसको पहले मिलान कर लेते हैं। हीरा जो है, हीरा आपका किससे प्राप्त होता है? हीरा आपका कार्बन का एक अपर रूप है। संगमरमर, संगमरमर है, संगमरमर आपका कैल्शियम से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, रेत, रेत आपका किससे होगा? सिलिकॉन से रिलेटेड हो जाएगा। रेत को आप सिलिकॉन से मिलान कर लेना। और रूबी आपका किससे? एल्यूमिनियम से रिलेटेड हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न क्या है, देखिए, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर आयोडाइड? जल्दी से बताइए इसका जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कृत्रिम वर्षा करने के लिए हम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। देखिए, अगर सिल्वर क्लोराइड की बात करूं तो कल मैंने पढ़ाया था आपको, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच के बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट की बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग जब आप कभी इलेक्शन से वोट डाल करके आते हैं तो आपके हाथ में जो स्याही लगाई जाती है उसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग ही किया जाता है। तो इनको भी आप अलग से नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोबिलियन जलीय विलयन है, तो कौन सा एक जलीय विलयन आपका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में? सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम सल्फेट, अमोनियम परसल्फेट का? जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित फलीदार पौधों में कौन पेट्रोपादप भी है? पेट्रोपादप कौन सा हो जाएगा इसमें? अरहर, मटर, चना, करेज। जल्दी से ऑप्शन दीजिए। करेज आपका पेट्रोपादप भी है। ठीक है, देख लेना आप इसको जरूर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल भी आप इसके ऊपर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। साल कृतिका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? क्या लिखा है? साल कृतिका नहीं है दोस्तों, ये आपका साल्क टीका है। साल्क टीका, साल्क टीका, टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है यहाँ। ठीक है, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने, चेचक, टिटनेस, टीबी, पोलियो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या डी, पोलियो से रिलेटेड है आपका। ठीक है, साल्क टीका। देखिए, अगर बात करें कि भाई खोजकर्ता की, तो चेचक के जो टीके की खोज की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी। बात कर लेते हैं इंसुलिन के टीके की खोज। इंसुलिन किससे संबंधित होता है? टीबी से संबंधित होता है। तो इंसुलिन के टीके की खोज बेंटिक ने की थी। पोलियो के टीके की खोज जॉन ई सॉल्क ने की थी। ठीक है, टीबी, टीबी किससे रिलेटेड होता है? सॉरी, यहाँ मैं थोड़ा सा गलत बोल गया हूँ दोस्तों। ठीक है, तो टीबी का जो टीका है वो अलग से एक टीका है, वो यूरिन कालमेट ने की थी। ठीक है, यूरिन कालमेट ने, सॉरी गलत हो गया, यूरिन कालमेट ने आपका किसके? टीबी के टीके की खोज की थी। तो इसको भी आप अलग से नोट कर लेना जो मैंने आपको बोला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है। उसमें आपको एक तरफ रोग दे रखा है, एक तरफ उसका कारण दे रखा है। आपको जल्दी से उनका मिलान करना है और अपना आंसर लगाना है। जल्दी से मेरे को आंसर दीजिए आप, जल्दी से दीजिए। आपके सामने है स्क्रीन पर सवाल। तो चलिए इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मैरेस्मस दीर्घकालीन उपवास। ठीक है, क्वाशियोरकार प्रोटीन अल्पता के कारण, टीबी जीवाणु संक्रमण के कारण, हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमण के कारण। क्वाशियोरकार रोग क्या होता है दोस्तों? बच्चों का हाथ पांव का दुबला हो जाना। ठीक है, और पेट जो है इसमें बाहर की तरफ निकल जाता है, प्रोटीन की कमी से होता है ये। ठीक है, मैरेस्मस, इस रोग में बच्चों की जो है मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। मैरेस्मस में क्या होता है? इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और ये लंबे समय तक भूखे रहने के कारण होता है। टीबी जीवाणु से होता है और हेपेटाइटिस बी मैं आपको बता चुका हूं विषाणु संक्रमण के कारण फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ जल्दी से। 12वां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से पढ़िए इनको और अपना सही जवाब दीजिए। कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है?
तो चलिए मैं इसका सही जवाब बता देता हूँ। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल इसमें सुमेलित नहीं है दोस्तों। सभी जीवों में अंतर्निर्मित समय पालक निकाय बायोमास, ये बिल्कुल गलत है इसमें। चलिए 13वें प्रश्न की तरफ। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर एक कार्य करता है। मतलब सीधा पूछा गया है कि एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विसर्जन, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह चीज निर्भर करती है आपका एंडोस्कोप। मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। चलिए 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, इस पर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए। कौन सा जो एंजाइम है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होगा, वो होगा यूरिएस, सल्फेटेस, ट्रिप्सिन, प्रोटीएस। बताइए आपको इसका सही जवाब ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन के पाचन में प्रोटीनों के पाचन में सहायक साबित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित यौगिकों में कौन एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, आप इसको नोट डाउन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, एथिल एल्कोहल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न क्या कहता है। मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान लगती है हमें। इस पे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आयोग की किसी भी परीक्षा में ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आ सकता है आपके पास। लैक्टिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, पायरुविक अम्ल, यूरिक अम्ल। तो यूरिक अम्ल सॉरी लैक्टिक अम्ल अगर मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो उसकी वजह से हमें क्या हो जाती है, थकान लग जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है। लोहा, विटामिन ए, फ्लोरीन, आयोडीन। सबको पता है आयोडीन किससे प्राप्त किया जाता है, समुद्र से मिलेगा, नमक, खारे पानी से। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आयोडीन हो जाएगा। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, वहाँ उस देश के जो लोग होते हैं वो किस रोग से पीड़ित होते हैं। चर्मघा यानी पेलाग्रा से, बेरीबेरी से, स्कर्वी से, ऑस्ट्रोमलेशिया से। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों जो पॉलिश किया हुआ चावल होता है उसमें विटामिन B1 की कमी है। इस सवाल मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। विटामिन B1 की कमी से जो आपका रोग हो जाता है दोस्तों वो बेरीबेरी होता है, पता होना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न हमारा कहता है सूक्ष्म जीवी जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है, यह है एक। तो बीटी कपास किसके कारण से हो जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जीवाणु से। और ये आपका लोक सेवा आयोग की, अगर आपको याद होगा, जो लेखपाल की 8 तारीख को परीक्षा हुई थी, यानी पहली जो परीक्षा हुई थी जिसका पेपर लीक हुआ था, उसमें सवाल पूछा गया था। तो देखिए कहाँ से उठाया उसने सवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झूमिंग करते हैं, तो झूमिंग खेती कौन करते हैं, आपको ये जवाब देना है, जल्दी बताइए। जो झूमिंग खेती की सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति पाई जाती है दोस्तों, वो ऑप्शन के हिसाब से ज़्यादातर प्रवृत्ति पाई जाती है खांसी में। वैसे झूमिंग कृषि भोटिया लोग भी करते हैं, पर ऑप्शन के हिसाब से खांसियों में सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखने के लिए मिलती है, झूमिंग कृषि वाली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, आपको यह बताना है। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो इसका तो सही जवाब सभी बच्चे दे देंगे, लगभग 99% बच्चे दे देंगे। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, चार्ल्स बेबेज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। 1 GB यानी गीगाबाइट यानी GB, तो 1024 MB के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम दोस्तों, ऑप्शन सभी बता देंगे जहां तक मेरे को उम्मीद है, सिद्धार्थ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो प्रयुक्त होने वाले IC चिप्स हैं वो किससे बने होते हैं, ये भी आप सभी जवाब दे देंगे, सिलिकॉन से बने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट के संदर्भ में IP से क्या अभिप्राय है, फुल फॉर्म बतानी है आपको IP की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए आज के जो 26 सवाल थे वो मैंने आपको करा दिए दोस्तों, आप
इनको नोट कर लेना और इनको बार बार पढ़िए, देखिए आप लोगों के ही काम आने वाली हैं ये चीज़ें। तो आज चौथी जो वीडियो थी वो आपके सामने इस प्रकार है कुछ, ठीक है। और अब डेली एक वीडियो आपके सामने आएगी 5 से 8 बजे के बीच में। तो ये सारे सवालों को आपको नोट करना है, बस पढ़ते चलना है, आपको अपना काम करना है, हम अपना काम करते चलेंगे, ठीक है। देखिए आपको अधिकांश सवाल यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। कल तक के लिए फिर मुझे दीजिए आप इजाज़त। धन्यवाद।